हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल एसएससी योद्धा में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने अपने सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि मैं आप आज आप लोगों के लिए कुछ लेकर के आया हूं। कुछ समय से मेरे पास काफ़ी क्वायरीज आ रही थी वो कैब को लेकर के कि सर वो कैब में बहुत समस्या होती है, उसको किस प्रकार से हमको तैयार करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें जितने भी आपके अंदर डाउट्स हैं उन सब चीज़ को मैं क्लियर करूंगा। आपको ये बताऊंगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है, जहां पे इंग्लिश पूछी जाती है उस एग्जाम में इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये वीडियो हर उस स्टूडेंट्स के लिए है, हर उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए है जो किसी भी बैकग्राउंड से हो, बिगनर हो, वेटरन हो, कोई भी हो, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हो, वो सब उन सब के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है ना? तो स्ट्रैटेजी क्या होगी वो कैब को लेकर के, किस तरह से आपको वो कैब याद करने के लिए क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, कैसे आपको डेवलप करना है, ये सब चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? पर उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वाई वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट। हमको पता तो है कि भाई इंग्लिश में वोकैब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ पिलर है, पिलर ही है वो। वोकैब हुआ, कॉम्प्रिहेंशन हुआ, ग्रामर हुआ, बट वोकैब एक ऐसा पिलर है कि जो आपको हर एक जगह, चाहे आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट करें, फिलिंग द ब्लैंक्स करें, है ना, अलग अलग सेगमेंट क्लोज टेस्ट करें, वहां इसका रोल होता है। बाकी जगह तो होता ही है, पर इसके अलावा भी इनका रोल है। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, यह सवाल आपके सामने उठता है। तो आप पहले समझिए कि इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, इसका वेटेज क्या है। जैसे अभी रिसेंटली, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 29 सितंबर को आईबी का एग्जाम हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ऐसे का एग्जाम हुआ, स्पेशलिस्ट असिस्टेंट, जो कि एमटीएस लेवल की जॉब है। मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम हुए और आपको पता होना चाहिए कि उसमें इंग्लिश की अगर बात की जाए तो पर्टिकुलरली इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन। ठीक है? तो जब मल्टीपल शिफ्ट्स को मैंने एनालाइज किया तो इस आउट ऑफ 20 क्वेश्चन में अगर मैं कहूं 6 से 7 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ किसके थे, वो कैब के थे। मतलब अगर मैं कहूं आपसे, तो कहने का मतलब इसमें आपका एंटोनिम, आपका सिनोनिम, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, प्रोवर्ब्स, ये इनका दायरा हुआ। आईबी का ही एक एग्जाम हुआ, इसके जस्ट पहले आईबी का एग्जाम हुआ, एसीआईओ, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, बेसिकली ग्रेड 2 का एग्जाम था ये, आप लोगों ने दिया भी होगा। उसमें भी इंग्लिश के कितने सवाल पूछे जाते हैं, उसमें भी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो आपके इंग्लिश के सवाल जो पूछे जाते हैं उसमें भी 20 को सवाल पूछे जाते हैं। और सेम चीज जब वहां आपने देखा तो वहां यह पाया गया, वहां 10 से 12 क्वेश्चन आउट ऑफ किसमें 20 पूछे गए। यही चीज एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, प्रोवर्ब्स। आप अगर बात करें किसकी, सीडीएस की बात करें, सीडीएस आपको पता है साल में 2 होते हैं, सीडीएस 1, सीडीएस 2, दोनों इस साल 2024 के हो चुके हैं, सॉरी 25 के हो चुके हैं। तो सीडीएस में भी टोटल इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, सीडीएस की इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होते हैं। उस नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चन में से अगर बात की जाए तो 35 से 40 क्वेश्चन, 35 से 40 क्वेश्चन आपके एंटोनिम्स के, सिनोनिम्स के, ईडियम्स के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो खैर नहीं था, सवाल वहां पूछे गए। मेरी बात समझ गए आप? लगभग मैं कहूं 35 आउट ऑफ 120। यही चीज अगर एसएससी की आप बात करते हो, अगर मैं बात करूं एसएससी में किसकी, सीजीएल की बात करूं, एसएससी बात करूं किसकी, सीजीएल की। सीजीएल में आपको पता है प्री में 25 क्वेश्चन होते हैं, मेंस में 35 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 45 क्वेश्चन होते हैं। तो 25 क्वेश्चंस में इसका दायरा लगभग मिनिमम 9 से 10 क्वेश्चन था आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 20। मेंस में जहां आप बात करो
मेंस में जहां 45 क्वेश्चन थे, उस 45 क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो इसका वेटेज जो था वो 10 से 12 क्वेश्चन का था। आउट ऑफ, सॉरी 20 लिख दिया, 25 होगा। 25 और ये 45। एमटीएस की बात करूं, एमटीएस में 25 सवाल पूछे जाते हैं, जहां पे काफी डिसाइडिंग होता है फैक्टर आपके लिए, इंग्लिश आपको मालूम है। तो ऐसा नहीं कि बाकी जगह बाकी एग्जाम्स मैंने कवर नहीं किए, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि जितने एग्जाम्स जहां जहां इंग्लिश पूछा जाता है, आप देखो इनका वेटेज। अगर वेटेज की बात मैं कहूं ना, तो आप देख लो अप्रॉक्स ये लगभग मिनिमम 30% से लेकर के 45% तक एरिया कवर करता है। मतलब इसका वेटेज मैं आपसे कह रहा हूं। सिर्फ एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इसकी बात अगर की जाए, क्लोज टेस्ट में भी पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। उसको जोड़ेंगे तो ये दायरा हो सकता है कि 10 तक पहुंच जाए, हो सकता है कि ये चीज 35-40 की जगह 45-50 पहुंच जाए, हो सकता है 9-10 की जगह 12-13 पहुंच जाए। यही सेम चीज सीपीयू में भी होता है। सीपीयू में तो प्री में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां भी 12, 13, 15 ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मेंस में 200 क्वेश्चन होते हैं, उनका दायरा और बढ़ जाता है। तो आप ये चीज देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंस कितना है अगर वेटेज वाइज की बात करें। तो ये चीज आपको यहां से इस चीज का तो क्लियर पिक्चर मिल गया कि अगर कोई ये चीज सोच रहा है कि वो कैप कुछ कम भी कर लेंगे या स्किप भी कर देंगे तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये उसका कहते हैं ना, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है ये खत्म तो आप इंग्लिश में अच्छा कर ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, क्योंकि आप देखिए ना, कोई भी एग्जाम आप खुद भी कर सकते हैं एनालाइज। आपके पास पीवाईक्यू है, डाउनलोड करिए, उसको देखिए कि क्या इसका दायरा है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। यहां मैंने और भी एग्जाम्स को नहीं लिखा, ऐसा नहीं कि वहां नहीं पूछे जाते, वहां ही पूछे जाते हैं। तो आप देखिए, रिसेंट एग्जाम की बात मैं कर रहा हूं आपसे, तो ये इंपॉर्टेंस इसका ही मुझे ये पता चल गया कि आपको किस तरह से इसका वेटेज कितना होगा, कितना होता है और अब तक कितना होते आया है, और आगे भी लगभग यही है। इवन बैंकिंग स्तर में भी ऐसे होता है। तो आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ गए, इसके वेटेज को समझ गए। अब आ जाते हैं अगली बात पे। अगली बात क्या कि सर ये तो हमको पता चल गया कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब आते हैं कि इसको लर्न कैसे करना है। वो कैब अगर मैं मोटा मोटा कहूं तो ये बेसिकली बात मैं कर रहा हूं आपसे मेथड्स की, लर्न करने के तरीके। क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है काफी लोग स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर याद करते हैं भूल जाते हैं, तो सब पे हम लोग काम करेंगे। समझिए, अगर मैं आपसे कहूं वो कैब को याद करने के मोटे मोटे 3 तरीके होते हैं, रूट वर्ड्स, नेमोनिक या फिर विजुअल्स। रूट वर्ड्स की बात अगर मैं करूं आपसे, तो आप जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, जैसे एक वर्ड होता है एक्वा, इसका मतलब होता है क्या, वाटर। ये रूट वर्ड हुआ। इससे कोई भी बने वर्ड, जैसे मैं एक वर्ड लिख दूं, यहां पे मैंने एक वर्ड लिख दिया एक्वेटिक, मैंने वर्ड लिख दिया एक्वेरियम, एक्वेरियम। तो ये एक्वा वर्ड से बना हुआ, आप अपने आप पता चल जाएगा कोई ऐसा शब्द जो वाटर से रिलेटेड है, इसको रूट वर्ड्स कहा गया। ठीक है, एक रूट वर्ड होता है जिसे कहा जाता है बेनी, BENE। इसका मतलब होता है कोई चीज लाभ, जो आपको फायदा पहुंचाए। जैसे मैं कहूं आपसे एग्जाम्पल, मैंने कहा बेनिफिट, बेनिफिट। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा बेनिवोलेंट, इसका मतलब पता ही होगा आपको, और इसका मतलब होता है कोई परोपकारी, जो किसी का परोपकार करे। तो ये जो मैंने वर्ड आपके सामने लिखा, यही बेसिकली क्या कहलाते हैं, ये जो वर्ड मैंने लिखा ये होते हैं रूट वर्ड, इन्हें कहा जाता है रूट वर्ड। जैसे लॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, जहां भी ये मतलब स्टडी की बात होती है, तो ऐसे होते हैं। इस तरह से कई सारे रूट वर्ड्स होते हैं, इनकी पूरी चेन होती है। बात समझ में आए? तो एक तरीका ये होता है। एक तरीका होता है नेमोनिक। नेमोनिक अगर मैं आपसे बात कहूं तो बेसिकली राइम्स बनाना। राइम समझते हैं? जैसे पोएम आपने पढ़ा होगा बचपन में, बहुत फेमस पोएम, जैसे जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैसे कबीर जी के दोहे होते हैं, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिला कोई। तो आपने क्या बनाया? नेमोनिक बनाया। नेमोनिक मतलब एक राइम आपने बनाया, जैसे बच्चे लोग पोएम बनाते हैं ना, वैसा अपना अपना तरीका होता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, मैं एक वर्ड लिखता हूं, मान लीजिए मैं लिखा LETHARGY
वाई। ये वर्ड मैंने आपके सामने लिखा, इस वर्ड को आपको याद करना है। तो सबका अपना पैटर्न हो सकता है। मान लीजिए इस वर्ड को मुझे याद करना है, तो मैं एक निमोनिक बनाया ऐसे कुछ, ए बॉय नेम्ड, ए बॉय नेम्ड लीथर sleeps all day because he is lazy। ये मेरा अपना तरीका हुआ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैंने कहा ए बॉय नेम लीथर, कोई लड़के का नाम लीथर था, कुछ भी हो सकता है, याद करने का पैटर्न। स्लीप्स ऑल डे, हमेशा सोते रहता है, क्योंकि वो क्या है, लेजी है। इसका मतलब भी होता है क्या, लेथार्जिक, मतलब हुआ बिल्कुल लेजी टाइप का। तो आपने देखा, ये तो खैर अपना अपना पैटर्न होता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसे कहा जाता है निमोनिक। ये बेसिकली जब जीके आप याद करते होंगे, वहां स्टैटिक पोर्शन में बहुत काम आता है। तो इसका वोकैब में भी अच्छा खासा रोल है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं फिर से कह दूं, ऐसा कोई इसका फिक्स पैटर्न नहीं है कि इसी पैटर्न में चलेगा। आपको जिस तरह से बनाना हो उस तरह से बनाया जाता है। टिपिकल वर्ड, ऐसे वर्ड जो हमेशा आप भूल जाते हैं, वो आप तरीके से बना लो निमोनिक। उसका कोई भी किसी भी तरह से कहानी आप बना दो, एक लाइन में, 2 लाइन में, जितना भी याद कर सको। तो ऐसे आपने देखा इस वर्ड को याद करने का तरीका। बेसिकली मैंने क्या किया, लीथर नाम का कोई व्यक्ति था जो बेसिकली क्या होता है, लेजी होता है। तो ये चीजें भी होती हैं क्या, निमोनिक के फॉर्म में। तीसरा और मेरा पर्सनल फेवरेट, विजुअल्स। मेरा पर्सनल फेवरेट क्यों है, हालांकि मैंने इन पे भी काम किया है, ऐसा नहीं कि ये चीजें खराब हैं, ये चीजें भी अच्छी हैं, लेकिन विजुअल्स पे मैं ज्यादा क्यों डिपेंडेंट होता हूं, आप मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, आपको पता है कि हमारे बिहार में बहुत बड़ा पर्व छठ पर्व है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि 2 व्यक्ति हैं, समझिएगा इस चीज को। एक व्यक्ति जिसके यहां छठ पूजा होता है, छठ पूजा सेलिब्रेट किया जाता है, एक जिनके यहां नहीं होता है। 2 व्यक्ति हैं, एक जिनके यहां छठ पूजा मनाई जाती है, एक के यहां नहीं मनाई जाती है। आप मुझे बताओ, छठ पूजा के बारे में कौन सा व्यक्ति ज्यादा अच्छे से बता पाएगा? आप खुद बोलोगे सर, जिसके यहां होती है। दूसरा वाला व्यक्ति थ्योरेटिकली आपको बता देगा, हां ये चीज होता है, 3-4 दिन की पूजा होती है, सूर्य भगवान जी को अर्घ देते हैं, इतना बताएगा। बट जिनके यहां होता है वो आपको बहुत अच्छे से पूरा प्रोसेस बताएगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या नहीं है, सब चीज, इसके पीछे की हिस्ट्री बताएगा, सब चीज बताएगा। क्यों? क्योंकि वो अपने सामने होते हुए उसको देख रहा है। ये चीज प्रूवन भी है कि जब किसी भी चीज को आप घटना के फॉर्म में, विजुअल के फॉर्म में देखते हो, तो आपके दिमाग में वो चीज लंबे समय तक रहती है, मतलब रिटेनिंग कैपेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। तो जब कोई वर्ड्स को आपने पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वर्ड लिखूं एफ्लुएंट, AFFLUENT, अगर मैं कोई वर्ड यहां लिखूं, मान लीजिए मैंने लिखा लेट सपोज एफ्लुएंट, AFFLUENT, एफ्लुएंट, ये वर्ड मैंने लिखा। इसका मतलब होता है अमीर, रईस, जिसे आप कहते हो। इससे जुड़ा ही आपको अगर इसके बगल में विजुअल मिल जाए कि कैसा दिख रहा है, एफ्लुएंट है तो कैसा है, तो इसमें होगा क्या कि आप उस वर्ड को ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। पर्पस इसका यह होता है कि जब आपने उस वर्ड को पढ़ा तो वर्ड आपके माइंड में वो चीजें एक पिक्चर इमेज बना के चला जाता है, जो आपको रिटेन करने में बहुत हेल्प करता है। मैंने इस पे भी काम किया, इस पे भी काम किया, इस पे भी काम किया, नो डाउट ये भी वर्क करता है, ये भी वर्क करता है, बट अगर मैं इन तीनों को समराइज करूं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में ये किया। इससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि आप उस वर्ड्स को लंबे समय तक रिकॉल करते हैं। जैसे ही मैं, क्योंकि शुरू में हो सकता है कि आपको शुरू में सब में दिक्कत आएगी, इसमें भी आपको अल्टीमेटली रूट वर्ड्स को याद ही करना है, इसमें भी आपको नेमोनिक लिख के याद ही करना है, बट यहां पे याद के साथ आप पिक्चर देख रहे हो, एक इमेज देख रहे हैं। शुरू शुरू में नई चीजें आपको लगेगी, लेकिन एक समय जब हैबिट आपकी हो जाएगी, जैसे मेरी हैबिट है, कोई वर्ड मेरे माइंड में आता है तो एक विजुअल बन जाता है। तो ये हैबिट की चीज है, जैसे जैसे आप इसके प्रोसेस को फॉलो करेंगे आपके अंदर वो चीज आ जाएगी, और आ जाएगी तो आपको चीजें आसान लगेंगी। बाकी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर, जो उनको चीजें अच्छी लगती है उसके हिसाब से करें। पर्पस ये है कि याद होना, ये उसका पर्पस है।
ये होना ही चाहिए। इसलिए इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक कैटेगरी और होती है, आपने देखा होगा, उठाया रटना चालू, वो इन सबसे परे हैं। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं कि उठाया, दिन भर का टारगेट किया, रटना चालू, उनको मतलब नहीं कि क्या विजुअल होता है, क्या नेमोनिक होता है, क्या रूट वर्ड्स होता है, उनको इससे मतलब ही नहीं है। तो ये बात समझ गए आप। लर्न करने के मेथड्स अगर मैं कहूं तो बेसिकली मोटा मोटा ये 3 मेथड्स आपको फॉलो करने हैं। मैं ज्यादा जोर इस पे देता हूं, बाकी आपको जैसा उचित लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि मेथड्स क्या है। अब हाउ टू स्टार्ट लर्निंग वोकैबुलरी, मतलब मैं बेसिकली आपसे बात कर रहा हूं किसकी, अप्रोच की। किसकी बात कर रहा हूं, अप्रोच की। अप्रोच कैसा होना चाहिए, तो अप्रोच बताने से पहले मैं यहां पे बेसिकली 2 कैटेगरी के स्टूडेंट को डिवाइड कर रहा हूं। एक बेसिकली जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, और एक जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इनकी, जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से है। करना आपको क्या है, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। करना आपको क्या है, आप लोगों को, अगर मैं बात करूं, आप लोगों को 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 ईडियम्स, 5 और 5 स्पेलिंग। 5 स्पेलिंग। अगर आप देखो तो 25 वर्ड आपके पास हो गए। 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 ईडियम्स और 5 स्पेलिंग। ये स्पेलिंग टेस्ट ही पूछा जाता है। इन सारी बातों को, इन सारे वर्ड्स को अगर मैं कहूं आपसे, इन सारे वर्ड्स को आपको मंडे टू सैटरडे याद करना है। सुनते जाएगा बहुत ध्यान से। मंडे टू सैटरडे याद करना है। अब कितना देर याद करना, यह भी इंपॉर्टेंट है। याद करना है आपको कितना देर, टाइम देना है 1 घंटे, 1 आवर 15 मिनट। यह हो गया टाइमिंग, 1 आवर 15 मिनट, इतना आपको देना है। अब पैटर्न आपका कैसा रहना चाहिए, मान लीजिए कि मंडे को आपने इतने वर्ड्स याद किए, इतने समय में आपने याद कर लिया। अगले दिन ट्यूसडे को आप पहुंचे, तो ट्यूसडे को जो नेक्स्ट 25 वर्ड आप याद करिएगा, तो आपने जो मंडे को याद किया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मेरी बात समझ गए आप। हार्डली कितना लगेगा, 5 से 7 मिनट, इतना ही लगेगा, इससे ऊपर नहीं लगेगा। फिर वेडनेसडे को जो नए वर्ड याद कर रहे हैं, उसको याद करने से पहले ट्यूसडे वाले वर्ड्स को रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर जो थर्सडे को आप याद कर रहे हैं, तो जो आपने वेडनेसडे को पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए। इस प्रोसेस को आपको सैटरडे तक कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे इन 6 दिनों में आपके पास, अगर मैं कहूं तो लगभग क्या, आपके पास पूरे 150 वर्ड्स तैयार हो गए। 150 वर्ड्स तैयार हो गए। क्लियर है मेरी बात। अब करना आपको क्या है, आपके पास आ गया संडे के दिन मैं कोई टाइम लिमिट सेट नहीं कर रहा हूं। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पर्सन की स्पीड के ऊपर। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बहुत जल्दी, किसी के अंदर रिटेन करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, बहुत जल्दी किसी चीज को समझ जाता है, कोई थोड़ा धीरे समझता है। तो इट्स कंप्लीटली अपॉन द पर्सन के ऊपर डिपेंड है। संडे को आपने जितने 150 वर्ड ये सब याद किया है मंडे टू सैटरडे में, उन सबको फिर से पढ़ना है। किसी को हो सकता है 2 घंटा लगे, किसी को हो सकता है 1.5 घंटा लगे, इससे ऊपर नहीं लगेगा। शुरू में हो सकता है ज्यादा भी लगे, बट जैसे जैसे आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करते जाएंगे, आप देखोगे कि आपका समय कम होता जा रहा है और आपका जो स्पीड है बढ़ता जा रहा है। होगा ये चीज, आप करके देखना। इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अरे चलो आज हमारे घर में कोई आ गए हैं, चलो 2-4 गप लड़ा लेते हैं,
ऐसा नहीं, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो आप एक ऐसा टाइम चुनेंगे जिस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, इतने समय तक। टाइम मेंशन नहीं कर रहा हूं कि सुबह पढ़िए शाम पढ़िए, सबका अपना टाइम होता है, और आपका जो अपना पर्सनल फेवरेट टाइम है जिस समय आप सबसे डिस्कनेक्ट रहते हैं, इंक्लूडिंग मोबाइल बोल रहा हूं मैं आपको, तो उस समय आप इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। क्लियर? तो संडे का आपका हो गया रिवीजन, और फिर प्रोसेस आप मंडे से फिर से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? फिर वही चीज अगले संडे को रिवीजन, और पूरे महीनों में एक दिन आप ऐसा रखिए जब आपने पूरे 4 सप्ताह के सारे वर्ड्स याद किया, रिवाइज किया, याद किया, रिवाइज किया, ये हो जाए। मंथ में एक ऐसा दिन रखिए कि सारे वर्ड्स जो आपने 1 मंथ में याद किया है उसको एक बार पढ़ गए। आप ये देखेंगे कि वही वर्ड जो आप पढ़ रहे थे वो 3 बार रिवाइज हो गए। और मैं आपको ये चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना अगर आपने कर लिया, वर्ड्स दिमाग से निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप 3 बार रिवाइज कर रहे हो उस चीजों को। करके देखिएगा इस चीज को। क्लियर है मेरी बात? अब मैंने यहां पे वर्ड्स की संख्या 5-5 लिखी है। क्यों? क्योंकि मैं इनकी बात बोल रहा हूं, क्योंकि इनका थोड़ा वर्ड्स पे कमांड स्लोली होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे ही आपने इसको 1 मंथ तक कंप्लीट कर लिया, आपकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप खुद भी एनालाइज करिएगा, ये होता है। इसको 5 से 7 कर दीजिए। 5 से क्या कर दीजिए? 5 से 7 कर दीजिए। 7 से 10 कर दीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा 5 से बिल्कुल आप 20 कर दीजिए, वो नहीं करना है, वो समय भी आएगा। जस्ट बी पेशेंट रखिए थोड़ा सा। 5 से 7 करिए, 7 से 10 करिए। ऐसे धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाइए। आपको लग रहा है कि हां 10 टाइम ज्यादा है, टाइम ज्यादा लग रहा है मेरे को, वर्ड कम है, 12 कर दीजिए। पर्पस यह है कि वो चीज याद होनी चाहिए, लेकिन टाइम इतना ही देना है आपको, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी तो होते हैं ना, सिर्फ यही याद नहीं करना। मैंने कई लोगों को देखा है, कितने स्टूडेंट्स मैंने देखा है डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं। हालांकि उस पर मैं आऊंगा, छोड़िए। तो मेरी बात समझ गए आप? तो ये जो बेसिकली है, इतना आपको करना है। कोई इसमें समस्या किसी को भी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। लेकिन रिवीजन का प्रोसेस होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मंडे टू सैटरडे पढ़े, संडे छोड़ दिया। फिर होगा क्या, अगले संडे जब आएगा तो आपके पास 2 सप्ताह का मटेरियल रहेगा, तो लोड बढ़ता जाएगा। ये लोड को जितना हो सके धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करिए। क्लियर है मेरी बात? समझ गए आप इस चीज को? तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और इसको अप्लाई करिएगा, बेनिफिट भी करेगा। अब ये प्रोसेस करते करते जैसे ही आपको 1 से 2 महीने, लगभग 2 महीने, 40 से 45 दिन मान लीजिए कि 40 to 45 डेज अगर आपको हो गए, 40 से 45 दिन, इतने दिन में आपके पास एक अच्छा स्टॉक ऑफ वर्ड्स रहेगा। आपके पास कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा कि हां मुझे अब वर्ड्स समझ में आने लगे, पढ़ने लगा मैं, मुझे अच्छा लगने लगा। अब आप क्या करिए, कोई भी प्लेटफॉर्म, टेक्स्ट बुक हो या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म हो, वहां से उठाइए और वोकैब का स्टार्ट कर दीजिए क्विज। 5-10 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का, 20 क्वेश्चन का इजिली मिल जाता है। क्विज में क्या होगा कि पहले आप देख रहे थे कि हो सकता है कि 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन में से आपको 2-3 क्वेश्चन सही होते थे। अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो जाएगी। 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 10 होगा। यहीं से आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे सेट हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि हां अब मैं ठीक हूं, रेडी हूं। क्योंकि सेल्फ एनालाइज ही बहुत जरूरी है। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूं, एनालाइज आप खुद को, क्योंकि आपको पता होता है कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। हर व्यक्ति को पता होता है कि मुझे कितना पता है, मैं कहां स्टैंड करता हूं। हर व्यक्ति जानता है। तो ये प्रोसेस जब आप इस पे कमांड कर लेंगे एटलीस्ट इतने दिन। क्लियर है? इतना समझ में आपको आ गया? अब यही चीज प्रोसेस इनके लिए भी है, बस अंतर क्या है कि ये स्टार्ट करते हैं 5 से, आप स्टार्ट करेंगे 10 वर्ड से। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम जो बैकग्राउंड से होते हैं वो रीडिंग वगैरह करते रहते हैं, बुक्स वगैरह की होती है, तो वर्ड से कनेक्ट रहते हैं, फेमिलियर रहते हैं कहीं ना कहीं। ये थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहते हैं। बात समझ में आया ना? तो इनके साथ यही है कि आप 10 वर्ड से स्टार्ट करेंगे, बाकी सेम प्रोसेस है, सेम टाइम है। आप 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, इनके अंदर जल्दी ग्रोथ दिख जाएगा। 10 से कुछ दिन बाद 12 कर दीजिए, 12 से 15 कर दीजिए, 15 से 18 कर दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाइएगा। ये नहीं कि आज 10 किया, 1 महीने बाद सीधे भैया आज तो मैं 20 एंटोनिम याद करूंगा और 20 सिनोनिम याद करूंगा, आपने इसको बढ़ा दिया। ये नहीं करिएगा। जितना कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, जैसे जैसे धीरे धीरे आप अपने लेवल को बढ़ाएंगे ना, तो आपके अंदर वर्ड्स रिटेन भी रहेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है कि आज याद कर लिया 100, कल भूल गए, ऐसा नहीं। उसको रिटेन करने का तरीका होता है कि धीरे धीरे स्टेप वाइज पढ़िए। और
3 से 4 महीने जैसे ही आपके बीतेंगे, आप देखेंगे कि आप एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे, खुद ही आपको फील होगा इस चीज का, करके देखिएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये कंसिस्टेंट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार आप ब्रेकफास्ट लंच जो भी कंसिस्टेंट करते हैं ना, तो ये भी कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसको भी एक पार्ट बनाइए, ब्रेकफास्ट के फॉर्म में या नाश्ते के फॉर्म में होना चाहिए ये चीज। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे। बस डिफरेंस क्या है, पैटर्न सेम है, यहां आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कर देना है। ठीक है, कितना कर देना है? 10 कर देना है। 10 एंटोनिम, 10 सिनोनिम, 10 वन वर्ड, 10 इडियम्स, 10 स्पेलिंग्स। समझ गए आप मेरी बात? चलिए, उम्मीद है आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है सोर्स की, कि सर अब करें कहां से, कैसे पढ़ें। तो सोर्स की जब बात होती है ना, सोर्स की जहां भी बात होती है, तो हां, यहीं पे मैं कहना चाह रहा था कि सोर्स करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि याद, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, वो गलती क्या करते हैं, वो कैप के नाम पे डिक्शनरी लेके बैठ जाते हैं। तो आपको यह चीज क्लियर पता होनी चाहिए कि आप यहां पे एग्जाम ओरिएंटेड, गलत नहीं है डिक्शनरी लेके बैठना, बट एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है वो। क्योंकि एग्जाम की जब आप बात करेंगे ना, एग्जाम में बेसिकली ज्यादातर पीवाई क्यूज ही पूछे जाते हैं, ज्यादातर, पूरा नहीं कह रहा हूं मैं। जो डिक्शनरी लेकर के आप बैठे हैं उससे वर्ड पावर तो आपके अच्छे हो जाएंगे, बट वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, वो करिएगा बाद में। आपको पीएचडी नहीं करनी, एग्जाम निकालना है, जॉब लेना है, दैट्स इट। उसके बाद करते रहिएगा, जॉब निकालने के बाद जो करना है करिए, आपको एग्जाम क्रैक करने के बाद। तो सोर्स की जब आप बात करेंगे तो मैं सिर्फ दी ओनली सोर्स में आपको बताऊंगा क्या, एक ही चीज, जी हां, पीवाईक्यूज। क्योंकि मैं आपको एक बता दूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से, आपने भी चीज एनालाइज किया होगा और कई टीचर्स भी ये चीज बताते हैं। लेट सपोज, मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया वो कैप का, मैं 7 से 8 क्वेश्चन दावे के साथ कह सकता हूं, 7 से 8 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू ही मिलेंगे, अगर आपने अच्छे से किया है तो। ये मेरा सेल्फ एनालाइजेशन है। तो अगर आप पीवाईक्यू बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब आप सोचो 70 to 80% आपके सवाल जो है ना वो पीवाईक्यू से हो जाएंगे। बाकी जो 2-3 क्वेश्चन बन गए ना, थोड़ा सा आप जोर लगाएंगे, वो भी ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, लोग करते भी हैं। और मान लीजिए कि जो 2-3 क्वेश्चन एकदम न्यू पूछ दिया, बिल्कुल न्यू, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए न्यू होगा, आपके लिए है तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी होगा। कोई विरला ही होगा, शायद ही होगा, एक्सेप्शन ही होगा जो सही कर जाए उसको, या तुक्का मार जाए उसको, अब बोले कि हां मुझे बनता था। मेरी बात समझ गए आप? तो आप ये देखो कि आप उन दो, मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया, मैं लेट सपोज करता हूं, 20% के लिए आप 80% को दाव पे थोड़ा लगाओगे। मतलब आप देखिए आपका मोटा मोटा काम किससे क्लियर हो जा रहा है, इसी से हो जा रहा है ज्यादा काम। तो 20% के लिए क्यों नए वर्ड्स के लिए आप बिल्कुल पीछे भाग रहे हैं कि मुझे डिक्शनरी पढ़ लेना है, नए वर्ड्स पढ़ लेना है। अरे आपके पास बहुत सारा मटेरियल है, कंटेंट है पढ़ने को, सिर्फ वो क्या भी नहीं पढ़ना है। आपको पता है कि एसएससी की बात मैं करूं तो वहां सीजीएल में, मेंस में जीके भी आने लगा है। तो सबका वेटेज है, सबको बराबर लेके चलना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक चीज को लिए तो बिल्कुल रम गए उसमें, ये चीज नहीं है। जितना जो समय मांग रहा है, मैंने कहा जितना प्रिसाइज रहिएगा, जितना एग्जाम ओरिएंटेड रहिएगा, उतना आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात क्लियर है। अब दूसरा सवाल यहां पे क्या आ जाता है कि सर पीवाईक्यू तो आपने बता दिया, कितना पीवाईक्यू करें, कितने साल का होना चाहिए। तो एटलीस्ट, मैं यहां लिख दूं, एटलीस्ट आपके पास, एटलीस्ट यहां लिख देता हूं, एटलीस्ट एटलीस्ट 5 साल का, लास्ट 5 इयर्स, पिछले 5 साल, इतना पहले आप कर लो, तब देखेंगे क्या करना है। मेरी बात समझ गए आप? तो पीवाईक्यू में कम से कम आपके पास 5 साल का रिसोर्स तो होना चाहिए। कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसके 5 साल के पिछले पेपर, समझ गए आप मेरी बात? तो कोई भी एग्जाम जो आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके कम से कम पिछले 5 साल के पेपर्स आपके पास होने चाहिए। कोई भी आप पीवाईक्यू किताब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस पे ही आपको ज्यादा डिपेंडेंट रहना है। दूसरे सोर्स की अगर आप बात करोगे, ये ज्यादा मैं कहूंगा आपसे
इंपॉर्टेंट है। मैं जो सवेरे अर्ली मॉर्निंग आपको 6 बजे डेली 6 AM पे एक वीडियो मिलती है, डीवीडी सीरीज आप देखोगे इसी चैनल पे, डीवीडी सीरीज जो सीरीज चल रही है डीवीडी, डेली 6 AM पे अपडेट होती है, मंडे टू सैटरडे। उस पे जो हम सीरीज चला रहे हैं ना, उस पे यही काम हो रहा है, उस पे पीवाईक्यू बेस्ड ही है, वो भी ऐसे जो मोस्ट रिपीटेडली ज्यादा बार पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें मैं कराता क्या हूं, अगर आप देखेंगे तो उसमें 5 एंटोनिम्स आपके होते हैं, एक वर्ड आपके पास होता है, उसमें 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम, उस वर्ड पे मैं एक इमेज लगाता हूं, विजुअल सेट करता हूं ताकि उससे आप कनेक्ट हो पाए। उस पे बेस 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम, उसके हिंदी मीनिंग के साथ, और उसके नीचे एक सेंटेंस, और सेंटेंस भी ट्रांसलेटेड रहता है हिंदी में, ताकि जितना आप कनेक्ट हो पाए उससे। तो जो मैं वर्ड्स करवा रहा हूं बेसिकली पीवाईक्यूज ही हैं, लेकिन उनको अल्फाबेटिकली मैं करवा रहा हूं। और इंपॉर्टेंट चीज में क्या है, हम लोगों ने क्या ऐड किया है इंपॉर्टेंट चीज, कि हर संडे को, फॉर एग्जाम्पल मंडे टू सैटरडे मैंने पूरे क्वेश्चंस को कराया, वो कैप चला सब डेली 6 बजे। संडे को उसी वो कैप पे आपका पीवाईक्यू बेस्ड उस पे क्या होता है, टेस्ट होता है, वो भी एमसीक्यू फॉर्म में, वही जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए। तो आपने जितने वर्ड्स मंडे टू सैटरडे को पढ़ा वो आपने संडे को रिकॉल कर लिया। उस पे करना क्या होता है, मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं आप एक कॉपी लेके बैठिए, नंबरिंग कर दीजिए, क्योंकि मंडे टू सैटरडे में 5-5 वर्ड करवाता हूं तो 30 वर्ड हो जाते हैं। एक कॉपी लेके बैठिए, सेल्फ एनालाइज करिए कि 30 में आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए। तो इस तरह से आप अपने खुद को, मतलब खुद के जो ग्रोथ हो रहा है उसको आप जज कर सकते हो, कितना आपका ग्रोथ हुआ या हो रहा है। तो मेरी बात आप समझ गए, ये 2 सोर्स, पहला इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, और जो मैं अभी अपने चैनल पे करवा रहा हूं, हमारे चैनल पे हो रहा है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली चल रहा है वो। समझ गए आप मेरी बात? तो इन्हीं 2 सोर्स पे आपको डिपेंडेंट रहना है। इतना पहले आप कर लीजिए, तब आप सोचिएगा कि भाई मुझे डिक्शनरी पढ़ना है या मुझे कुछ और करनी है, बट एटलीस्ट आपको ये चीज करना है पहले, उसके बाद आपका अगला अप्रोच होना चाहिए। यहां तक सबको मेरी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे समझ पाए होंगे, और जितनी क्वारी थी मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दी है, चीजें क्लियर कर दी हैं। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट में बताइएगा। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।